हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी के पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 13 पेड़ की बात को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लास्ट चैप्टर है। तो इसमें दिया हुआ है कि इसमें एक बीज के ऊपर बात की गई है। एक पेड़ के ऊपर बात की गई है, बीज से पौधा कैसे बनता है, पेड़ कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहले दिया हुआ है, क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-3 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं। जो बीज हैं उनसे कह रहे हैं, मतलब लेखक कह रहे हैं उनसे कि अब छिपे रहने की आवश्यकता नहीं है। और मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। मतलब बारिश जब पड़ रही है, जब बारिश पड़ रही है तो बारिश भी कह रही है कि अब छिपने की आवश्यकता नहीं है, अब बाहर आ जाओ निकल के। तो इसमें कह रहे हैं, और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया और दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूत से गड़ गया। माटी मतलब मिट्टी में गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। वृक्ष का अंकुर को वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है, मतलब मिट्टी जो होती है उसके अंदर प्रवेश करता है, उसका नाम जड़ है। और अंश ऊपर की ओर जो बढ़ता है जो ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसे तना कहते हैं। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना, ये दो भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों की जिस तरह ही रखोगे तो उसे रखोगे, जड़ नीचे की ओर जाएगी और वे जो है वह तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा, मतलब इसका परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटका रखा, मतलब उल्टा, एक प्रकार से औंधा लटकाया हुआ। पौधे का जो सिर है वो नीचे की तरफ लटका रहा और और जड़ जो है वो ऊपर की ओर रही। और 1-2 दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधों को भी सब भेद मालूम हो गया कि उसकी सब पत्तियों और डालियों टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ आईं। और जब जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई तो तुमने कई बार सर्दियों में मूली, जैसे हम सर्दियों में मूली काटकर बो देते हैं। हमने देखा होगा कि पहले उसमें क्या होता है, पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहें और कुछ दिन बाद देखेंगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए हैं। और हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं तो कठोर चीज़ खा सकते हैं और नन्हे जो बच्चे होते हैं वो केवल दूध ही पीते हैं। पेड़ पौधे के भी दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे तरल द्रव्य और वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं
और चीनी में पानी डालने पर, जैसे चीनी में पानी डालते हैं तो चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर, मिट्टी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं, मतलब सोखने के बाद जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। और सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और पेड़ के डाल अर्थात जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं, और इसी नल मतलब जड़ों को कहा जा रहा है इसमें नल। और इन्हीं सब नलों के द्वारा मतलब मिट्टी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं, मतलब भोजन ग्रहण करते हैं। और पत्ती में अनगिनत छोटे-छोटे मुँह होते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी के ज़रिए अनगिनत मुँह पर अनगिनत होंठ देखे जाते हैं। जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो उसमें छोटे-छोटे अनगिनत मुँह और अनगिनत होंठ दिखाई देते हैं। और जब जब भोजन करने की ज़रूरत नहीं होती, तब दोनों होंठ और आँख, मुँह सब बंद हो जाते हैं। और जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं, और तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, और उसे अंगारक वायु कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी हो जाती है, तो जीव जंतु जो होते हैं छोटे छोटे, वो कुछ दिनों के में उनका जो सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। और जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो कि जो जीव जंतु के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करते हैं, करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब उस पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेच कर डाल देते हैं। और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, अगर उन्हें प्रकाश नहीं मिलता तो ये बच नहीं सकते। जैसे पेड़ पौधे की सर्वाधिक कोशिश यह रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा भी प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमला में पौधे रखे हैं, तब देखेंगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। अन्य अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ से सचेष्ट हैं कि जो वो जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेललताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती है। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश के जीवन का मूल मंत्र है। और सूर्य किरण का स्पर्श अपार ही पेड़ पल्लवित होता है। पेड़ पौधे के रेशे से में सूर्य की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है, वह सूर्य की ही ऊर्जा है। जब कोई पौधा होता है, वो पौधे से पेड़ बन जाता है और सूख जाता है, फिर उसको हम जलाने के काम में करते हैं, और जो वो जलता है उससे जो आग निकलती है, फिर ये जो होता है इसमें बताया जा रहा है कि वो सूर्य की ही ऊर्जा है। वो सूरज की ही ऊर्जा है, जो पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जल हैं। पशु डांगर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वहन करते हैं, और पेड़ पौधे में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है, वह इसी तरह जंतुओं में
जंतुओं के शरीर में प्रकाश करता है। अनाज में सब्जी खाने पर हम भी बच नहीं सकते, लेकिन सोच कर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। कोई पेड़ जो कोई पेड़ एक वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। बीज ही उनकी संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। आच्छादित मतलब जब ढक जाता है। जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचो तो। पेड़ पौधे तो मटमैली माटी मतलब मिट्टी में से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल दिखते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्श मणि की, अर्थात पारस पत्थर की, जिससे स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। जो लोहा है वो सोना हो जाता है। मेरे विचार में माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह न्योछावर होते ही फूल खिलखिलाकर उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो मिट्टी व अंगार के फूल बन जाते हैं। पेड़ पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। और शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रण करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियाँ दूर से ही देख सकोगे। मधुमक्खियाँ व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बदल सहित फूल देखने आती हैं। और कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा गिरने पर वे छिपे रहते हैं और शाम होते ही वे उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध फैला देते हैं। कुछ अपने फूलों में शहद का संचयन करते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करते हैं। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल के परागकण देखे होंगे। मधुमक्खियाँ एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता और इस प्रकार फूल में बीज फलता है और अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोहमाया का लोभ नहीं है। तिल तिल का संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती है। पत्ते हवा व संग किरणा करते हैं। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती हैं। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा
लगते ही वह थर-थर काँपने लगता है। एक-एक करके सभी डालियाँ टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्योछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। तो अब लेखक का परिचय देख लेते हैं। तो ये जो लिखी गई है लेखक, इसके जो लेखक हैं वह जगदीश चंद्र बसु हैं और इनका जो अनुवादन किया है लेखक जो हैं जगदीश चंद्र बसु, इन्होंने बंगाल में ये लिखी थी और इसका जो अनुवादन है शंकर सेन ने किया है। और चलिए लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं। लेखक क्या कह रहे हैं इसमें। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान तथा विज्ञान कथा लेखक में रुचि रखने का वाले एक बहुविध व्यक्ति थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र, एक जनन प्रणाली होती है और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं और इस प्रकार वे यह स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं। विज्ञान जैसे विषय को भी चित्रात्मक साहित्य स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। पेड़ की बात का बंगाल से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने किया है। जो इनका जो जन्म हुआ है, जगदीश चंद्र बसु का जो जन्म हुआ है वो 1858 में हुआ है और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1937 में हो गई है और इनका जो जीवन काल है वो इस बीच रहा है। धन्यवाद। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।